फांसीवाद आखिर है क्या? नंबर 1, को महिलाओं का नर्क कहा जाता है। मौत की सजा से भी 100 गुना ज्यादा बदतर। 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा। मानव इतिहास का यह पहला वैश्विक स्तर का बेहद बड़े पैमाने का युद्ध था। इसमें कुल 65 मिलियन तक लोग शामिल हुए और 30 मिलियन से ज्यादा जिंदगियां इस तूफान में मुरझा गईं। लेकिन इतिहास का पहिया जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो धुआं छट जाने के बाद भी इस युद्ध पर एक रहस्यमयी पर्दा बना रहता है और अनगिनत पहेलियां अब भी अनसुलझी हैं। आज मेरे साथ चलिए देखते हैं पहले विश्व युद्ध की 10 सबसे डरावनी और चौंकाने वाली खोजें। 20वीं सदी की शुरुआत में हंगरी के नागिरेव गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी घटी। इस कहानी की मुख्य पात्र थीं जूलिया फासेकास नाम की एक दाई। शुरुआत में इस दाई के आने से गांव वालों का ध्यान ज्यादा नहीं गया, लेकिन उसके लगातार 2 पतियों की रहस्यमयी मौतों ने धीरे धीरे उसे गांव की अजीब औरत बना दिया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गांव के ज्यादातर पुरुषों को सेना में भर्ती कर लिया गया। सरकार ने मजदूरों की कमी कम करने के लिए युद्धबंदियों की एक टुकड़ी गांव में भेज दी। इन युद्धबंदियों और गांव की विधवाओं व अविवाहित महिलाओं के बीच रिश्तों की उलझनें पैदा हुईं और कई महिलाएं अनचाहे तौर पर गर्भवती हो गईं। जूलिया ने अपने चिकित्सकीय ज्ञान का इस्तेमाल करके उनके लिए गुप्त गर्भपात कराए और धीरे धीरे गांव में उसका असर और साख बढ़ने लगी। युद्ध खत्म होने के बाद स्थानीय पुरुष एक एक करके वापस लौटने लगे। इन महिलाओं को डर था कि उनका राज खुल जाएगा। जूलिया की योजना के तहत उन्होंने एंजल मेकर्स नाम का एक अपराधी समूह बना लिया और अपने पतियों को चुपचाप मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि घर के बुजुर्ग पुरुषों और लड़कों तक को नहीं बख्शा। कुछ ही समय में पूरे गांव में पुरुषों की लगातार रहस्यमयी मौतें होने लगी और ये जगह विधवाओं का गांव कहलाने लगी। आखिर 1929 में किसी ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर जूलिया और उसके 8 साथी पकड़े गए। जूलिया ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और बाकी 8 लोगों को फांसी दे दी गई। जिस भूतिया विधवाओं के गांव की बातें थीं, असल में वह इंसानियत खो चुके कातिलों द्वारा रचा गया एक खूनी सच निकला। वर्दां की लड़ाई 10 महीनों तक चली ये भयावह भिड़ंत प्रथम विश्व युद्ध का नर्क कही जाती है। यह फ्रांस और जर्मनी की सेनाओं के बीच 1916 के फरवरी से दिसंबर तक जीवन मरण की टक्कर थी। कुल हताहत 7 लाख से अधिक बताए जाते हैं, जिनमें मारे गए और लापता सैनिक 3,05,000 थे। ये लड़ाई न सिर्फ युद्ध की दीवानगी और निराशा का प्रतीक बनी, बल्कि मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक यादों में से एक भी। और इसी खाइयों व खंडहरों से भरी धरती पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं। वर्दां की खोई हुई बटालियन की कहानी। ये घटना 1916 में वर्दां की भीषण लड़ाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले बताई जाती है, जब लगभग 800 सैनिकों की एक फ्रांसीसी टुकड़ी अचानक युद्ध भूमि से गायब हो गई। इस टुकड़ी को शुरुआत में फोर्ट डुआमो को वापस लेने के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन जब राहत दल वहां पहुंचा तो उन्हें न हथियार मिले न लड़ाई के कोई निशान। घने कोहरे के बीच वह टुकड़ी मानो एक ही रात में हवा हो गई, जैसे युद्ध ने उसे निगल लिया हो। युद्ध के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, मगर जांच से कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि वे जर्मन सेना द्वारा पकड़ लिए गए होंगे, लेकिन जर्मन रिकॉर्ड में उनका कोई पता नहीं मिला। और बाद में कैदियों की रिहाई / मुक्ति से जुड़े अभियानों में भी ऐसी कोई युद्धबंदी टुकड़ी नहीं मिली जो उस बटालियन के वर्णन से मेल खाती हो। सबसे कपा देने वाला अंदाजा ये है
कि शायद वे गलती से रेड जोन में चले गए। वह इलाका जहां जमीन पर बिना फटे गोले बिखरे रहते थे, हवा में जहरीली गैस का असर रहता था और मिट्टी में घातक रसायन मौजूद थे। कुछ शोध बताते हैं कि आज भी उस रेड जोन की मिट्टी में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य मिट्टी से 35,000 गुना तक अधिक पाई जाती है और कुछ जगहों पर तो ये घातक जहर मिट्टी की संरचना का 17.5% तक बताया जाता है। साफ है, ऐसी जमीन पर जीवन टिक नहीं सकता। 1919 में वर्धा की लड़ाई खत्म होने के 3 भगोड़े सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के सबसे रक्त रंजित मोर्चों पर लगातार होती तोपों की बमबारी ने एक विशाल नोमैंस लैंड बना दिया। इस मौत के इलाके में सैनिकों की लाशें चमगादड़ों की तरह कंटीली तारों पर लटकी रहती थीं और इससे भी ज्यादा भयावह थे वे भगोड़े सैनिक जो यहीं छिपकर पड़े रहते थे। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों के ये सैनिक कहीं डर, कहीं निराशा, कहीं गहरे मानसिक आघात के कारण मोर्चा छोड़कर भाग गए। वे इस मौत से घिरी पट्टी में इकट्ठा हो गए जहां ना सेना की सुरक्षा थी, ना समाज की स्वीकृति। उनके पास बस एक ही रास्ता बचा, एक दूसरे पर निर्भर होकर जिंदा रहना। समय बीतने के साथ ये भगोड़े सैनिक धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच गए। दिन में वे सड़ी हुई लाशों और बिखरी खोपड़ियों से भरी खाइयों में छिपे रहते और रात होते ही जंगली जानवरों की तरह बाहर निकल आते। जो भी भटका हुआ सैनिक इस इलाके में आ जाता, उस पर हमला कर देते। वे बोलने की क्षमता खो चुके थे। उनके मुंह से सिर्फ भेड़ियों जैसी डरावनी चीखें निकलती थीं। भयानक भूख के चलते उन्होंने मरे हुए शवों को खाना शुरू कर दिया और यहां तक कि जिंदा सैनिकों का शिकार कर उन्हें अपना पेट भरने का साधन बना लिया। उनकी आंखें खोखली और उन्मादी हो चुकी थीं। कुपोषण के कारण उनकी त्वचा पीली और सूखी पड़ गई थी, मानो वे सीधे नर्क से रेंगते हुए बाहर आए दानव हों। इन नरभक्षी जैसे बताए जाने वाले लोगों की असल प्रकृति को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ का मानना है कि वे किसी अज्ञात बीमारी या वायरस से संक्रमित हो गए थे, तो कुछ ने यह तक कहा कि उन पर किसी दानवी शक्ति का साया था। लेकिन आधुनिक चिकित्सा की नजर में वे ज्यादा संभावना है कि गंभीर पीटीएसडी से पीड़ित युद्ध पीड़ित थे। हालांकि कहा जाता है कि ये मांस खाने वाले प्राणी बाद में एक बड़े समूह में बदल गए, लेकिन इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। हो सकता है कि ये भगोड़े सैनिक सिर्फ युद्ध के मानसिक आघात के शिकार रहे हों और अफवाहों ने उनकी छवि को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। 20वीं सदी की शुरुआत का पेरिस रोशनी, रंगीनियां और एक मदहोश कर देने वाला दौर। इसी माहौल में एक रहस्यमयी नर्तकी ने अपनी पूर्वी रंग वाली अदाओं से पूरे यूरोप को मोहित कर लिया। उसका नाम था माता हारी, जिसे खतरनाक सुंदरी के रूप में भी जाना गया। माता हारी का जन्म 1876 में नीदरलैंड्स में हुआ। उसका शुरुआती जीवन सुखद नहीं था। पिता दिवालिया हो गए, परिवार बिखर गया। हालात से निकलने के लिए 19 साल की उम्र में उसने अपने से 22 साल बड़े डच नौसेना अधिकारी रूडोल्फ मैक्लॉथ से शादी कर ली। लेकिन यह शादी खुशी नहीं लाई। उल्टा पति की शराबखोरी और हिंसा ने उसे लगातार पीड़ा दी। अंततः उसने तलाक का फैसला किया और 1904 में वो नीदरलैंड्स छोड़कर अकेली पेरिस आ गई, उन यादों से दूर जो उसे दर्द देती थीं। इसी सपनों के शहर में उसने माता हारी नाम से अपना मंच जीवन शुरू किया।
बताया जाता है कि यह नाम संस्कृत में देव माता का अर्थ रखता है और इंडोनेशियाई भाषा में भोर की आंखें। उसका नृत्य साहसी और विदेशी रंग से भरा था। लगभग निर्वस्त्र जैसी प्रस्तुति ने उसे जल्द ही पेरिस की सबसे चर्चित स्टार बना दिया। उसका नाम अखबारों के पहले पन्नों पर आने लगा और उसके अतीत की धुंधली कहानी ने उसकी छवि पर रहस्य की एक और परत चढ़ा दी। हालांकि जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, माता हारी की जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल गई। युद्ध ने इस महिला को एक खतरनाक खेल में खींच लिया। उसकी आकर्षक नृत्य शैली और उसका व्यापक संपर्क जाल जल्द ही जर्मन खुफिया विभाग की नजर में आ गया। कहा जाता है कि एक जर्मन अधिकारी ने उसे 20,000 फ्रैंक के बदले जासूस के रूप में भर्ती किया, जो आज के हिसाब से करीब 4,333 अमेरिकी डॉलर के बराबर माना जाता है। इतनी बड़ी रकम के सामने माता हारी ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो अलग अलग देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच घूमने लगी और अपनी खूबसूरती व आकर्षण का इस्तेमाल करके उनसे अहम जानकारियां हासिल करने लगी। लेकिन युद्ध क्रूर होता है और खुफिया खेल उससे भी ज्यादा, जहां साजिश और धोखा हर मोड़ पर होता है। हालात बदलते ही माता हरी को लगा कि वो खतरे में फंस गई है, इसलिए उसने फ्रांस की तरफ झुकने की कोशिश की। उसने खुद फ्रांसीसी खुफिया विभाग से संपर्क किया और डबल एजेंट बन गई। मगर साफ है, यह भूमिका निभाना आसान नहीं था। 1917 के 2 महीने के 13 दिन यानी 13 फरवरी 1917 को उसे पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में वो इस खेल की बलि बन गई। एक समय की बेहद लोकप्रिय नृत्य कलाकार अचानक जासूस के रूप में गोली मारकर मार दी गई। उसके अंतिम क्षणों को लेकर कई ऐसी कहानियां फैली जिनका सच झूठ पहचानना कठिन है। कोई कहता है कि फायरिंग से पहले उसने सैनिकों को फ्लाइंग किस दिया और उसके आखिरी शब्द थे, धन्यवाद महोदय। कुछ अफवाहें कहती हैं कि उसने आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार किया और यहां तक कि ऊपर का कपड़ा खोलकर जल्लादों को भटकाने की कोशिश की। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने सैनिकों को रिश्वत दी ताकि वे असली गोलियों की जगह खाली कारतूस चला दें। इन अफवाहों में जो भी सच हो, कहा जाता है कि सजा से पहले उसकी शांति और गरिमा उसकी दास्तान का हिस्सा बन गई। माता हारी की कहानी एक क्रूर युद्ध की त्रासदी है। उसने पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी तरह से आजादी और अधिकार पाने की कोशिश की, मगर अंततः इतिहास की धारा में बह गई। फिर भी उसकी न झुकने वाली भावना और विवादों से भरी जिंदगी ने उसे महिला स्वतंत्रता और प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। उसका नाम और कहानी समय की सीमाएं लांघकर असंख्य उपन्यासों, फिल्मों, टीवी सीरीज और अन्य कला रचनाओं की प्रेरणा बनी और आज भी विश्व संस्कृति में अपनी अलग चमक बनाए हुए है। प्रथम विश्व युद्ध के धुएं से भरे आकाश के नीचे एक क्रांतिकारी सैन्य आविष्कार चुपचाप जंग ले रहा था, विमान वाहक पोत। भले ही प्रथम विश्व युद्ध में यह पूरी तरह अपनी ताकत नहीं दिखा सका, लेकिन इसी दौर में इसके लिए जरूरी तकनीकी तुप्पो हासिल हुए। 20वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेनाएं ये समझने लगी थीं कि वैश्विक संघर्ष की स्थिति में अगर समुद्र पर निर्णायक जीत ना मिले तो जमीन पर अंतिम जीत भी मुश्किल है। लेकिन जहाज से विमान को हवा में भेजना सुनने में सरल मगर असल में बेहद जटिल, उस समय अलग अलग देशों के नौसैनिक इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 1910 में अमेरिकी नौसेना ने सबसे पहले एक साहसी प्रयोग किया।
पायलट यूजीन एली ने एक पुराने द्विपंखी विमान को बदले हुए बर्मिंघम क्रूजर से उड़ाकर दिखाया और वो समुद्र में जहाज से उड़ान भरने स्लैश उतरने वाला दुनिया का पहला पायलट बना। यह प्रयोग सफल रहा, लेकिन तब अमेरिकी नौसेना को नहीं लगा कि समुद्री उड़ान का कोई बड़ा सैन्य मूल्य है। उन्होंने इसे मुख्य रूप से उन्नत तोही साधन की तरह देखा। यही रूढ़िवादी सोच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को विमान वाहक पोत की क्षमता पूरी तरह विकसित करने से रोकती रही। उधर ब्रिटिश रॉयल नेवी के इंजीनियरों ने अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने समुद्री हवाई प्लेटफॉर्म की क्षमता को समझा और मौजूदा युद्धपोतों पर छोटे उड़ानडेक बनाने की कोशिश शुरू की। लेकिन उस समय उन्होंने वास्तविक अर्थों वाले विमान वाहक पोत के बजाय अपेक्षाकृत आसान सीप्लेन कैरियर विकसित करने को चुना। ये जहाज सीप्लेन ले जा सकते थे और टोही व पनडुब्बी विरोधी कामों में इस्तेमाल होते थे, मगर तब के विमान जहाज पर उतर नहीं सकते थे। उन्हें पानी पर उतरना पड़ता, फिर क्रेन से उठाकर वापस जहाज पर रखा जाता और इससे युद्ध क्षमता पर साफ तौर पर बड़ी सीमा लगती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब सबकी नजरें ब्रिटेन और अमेरिका पर टिकी थीं, तब एशिया का एक देश चुपचाप ओवरटेक कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ने भले ही यूरोप के मुख्य मोर्चे पर सीधे बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा न लिया हो, लेकिन उसने मौके को पकड़ा। उसने प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी को हराया और पूर्वी एशिया में जर्मनी के उपनिवेश स्लैश क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए। इससे युद्ध के बाद जापान प्रशांत में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा और उसने तेजी से अपनी नौसेना क्षमता, खास तौर पर विमान वाहक पोत का विकास शुरू किया। वास्तव में दुनिया का पहला विमान वाहक पोत, जो विशेष रूप से विमानों के उड़ान उतरान के लिए बनाया गया और पहली बार सेवा में आया, वो जापानी नौसेना ने ही बनाया। इस जहाज का नाम होशो था और ये 1922 में सेवा में आया। इसके बाद के वर्षों में जापानी नौसेना लगातार अपने विमान वाहक बेड़े का विस्तार करती गई। दूसरे विश्व युद्ध की पूर्व संध्या तक जापान की नौसैनिक शक्ति दुनिया में तीसरे स्थान तक पहुंच गई, अमेरिका और ब्रिटेन के बराबर। उसके पास 12 युद्धपोत, 13 विमान वाहक पोत और 195 लड़ाकू पनडुब्बियां थीं। युद्ध की शुरुआत के दौर में कुछ समय के लिए युद्धपोतों की संख्या में उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया और वो दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री वायु शक्तियों में से एक बन गया। विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नौसेना की यूबी 65 पनडुब्बी शायद सबसे अजीबोगरीब युद्धपोतों में से एक थी। कहा जाता है कि इसके निर्माण की शुरुआत से ही मानो बदकिस्मती इसका पीछा कर रही थी। शिपयार्ड में बार बार हादसे होते रहे। पहली परीक्षण यात्रा में एक नाविक को बड़ी लहर बहा ले गई और फिर एक टॉर्पीडो लोडिंग उतारने की दुर्घटना में लेफ्टिनेंट ह्यूबारू सहित 5 नाविकों की जान चली गई। उस दुर्घटना के बाद यूबी 65 भूतिया पनडुब्बी के रूप में मशहूर हो गई। नाविकों के मुताबिक मृत लेफ्टिनेंट ह्यूबारूस का भूत अक्सर पनडुब्बी में घूमता दिखाई देता था। भले ही नौसेना मुख्यालय ने इन अफवाहों को दबाने की कोशिश की, मगर नाविकों का डर बढ़ता ही गया। हर बार जब नए नाविकों की खेप आती, तो भूत की परछाई पहली बार देखने के बाद वे बुरी तरह घबरा जाते। आखिरकार ये अजीब पनडुब्बी एक मिशन पर निकलने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गई और फिर कभी बंदरगाह वापस नहीं लौटी। इसके अंजाम को लेकर कई बातें कही जाती हैं। कोई कहता है दुश्मन के हमले का शिकार हुई, कोई कहता है खुद ही विस्फोट हो गया, और कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि मरे हुए प्रथम विश्व युद्ध में सम्राट आक्रमण, जिसे लुडेनडॉर्फ आक्रमण भी कहा जाता है, जर्मन साम्राज्य की तरफ से
युद्ध का पासा पलटने की आखिरी बड़ी कोशिश थी। 1918 के मार्च में यह आक्रामक अभियान फ्रांस में शुरू हुआ। जर्मन सेना का लक्ष्य था अमेरिकी मदद पूरी तरह पहुंचने से पहले तेजी से मित्र राष्ट्रों की रक्षा रेखा तोड़ दी जाए और एक निर्णायक जीत हासिल कर ली जाए। शुरुआत में जर्मन सेना का हमला तूफान की तरह बढ़ा। उन्होंने मित्र राष्ट्रों की रक्षा रेखा में बड़ा छेद कर दिया और कुछ समय के लिए वे पेरिस से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि उनकी रफ्तार का अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं था। लेकिन इसी वक्त उनकी सप्लाई लाइनें आगे बढ़ती फौज के साथ कदम नहीं मिला सकीं। रसद की कमी और सैनिकों की थकान ने धीरे धीरे उनकी ताकत को कमजोर करना शुरू कर दिया। 15 जुलाई को जर्मन सेना ने मार्न नदी के इलाके में आखिरी बड़ा हमला किया, लेकिन तब तक मित्र राष्ट्र रक्षा की पूरी तैयारी कर चुके थे। जर्मन हमला कड़े प्रतिरोध में फंस गया और आगे बढ़ना असंभव हो गया। 3 दिन बाद मित्र राष्ट्रों ने मिलकर पलटवार किया और यहीं से जर्मन सम्राट आक्रमण एक लंबी पीछे हटने की कहानी में बदल गया। जैसे जैसे युद्ध का रुख बिगड़ता गया, जर्मन सेना ने रणनीतिक बढ़त भी खो दी और लड़ाई खत्म होने के बाद एक और अजीब घटना सामने आई। बड़ी संख्या में जर्मन सैनिक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। जर्मन रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान के बाद हजारों सैनिकों का कोई पता नहीं चला। वे ना तो मारे गए, ना ही पकड़े गए, बल्कि मानो युद्ध भूमि से भाप बनकर गायब हो गए। और हैरानी यह कि ये लापता सैनिक अलग अलग यूनिटों और मोर्चों पर बिखरे हुए थे। कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं मिलता। साथियों को याद है कि आखिरी बार वे उन्हें युद्ध की अफरा तफरी में देख पाए थे, लेकिन युद्ध के बाद चाहे रोल कॉल हो या जांच, वे फिर कभी सामने नहीं आए। इन लापता सैनिकों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कई व्याख्याएं सुनने को मिलती हैं। एक राय यह है कि युद्ध की क्रूरता और निराशा ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वे ड्यूटी छोड़कर इस अंतहीन लड़ाई से बच निकलना चाहते थे। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह जर्मन प्रशासन की अव्यवस्था का नतीजा हो सकता है और लापता सूची शायद सिर्फ कागजी गलती हो। और कुछ कहानियां तो यह तक कहती हैं कि ये गायब सैनिक घूल बन गए, युद्ध के खंडहरों में पागल होकर अपनी इंसानियत खो बैठे। इतनी धुंधली सी थ्योरीज के बावजूद यह रहस्य आज तक पूरी तरह नहीं सुलझा। प्रथम विश्व युद्ध में मैदानों पर धुआं, गोलियां और तोपों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर लंदन के केंद्र में एक और युद्ध चुपचाप चल रहा था। ज्यादा छिपा हुआ मगर उतना ही तीखा। इस युद्ध का मुख्य मोर्चा था पुराने नेवी बिल्डिंग के भीतर एक मामूली सा कमरा, रूम 40। यही कमरा मित्र राष्ट्रों की खुफिया लड़ाई का केंद्र बन गया, जहां दुश्मन के कोड तोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसी वजह से यह इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में गिना जाता है। रूम 40 की कहानी 1914 के अक्टूबर से शुरू होती है। उस समय ब्रिटिश नौसेना ने समझ लिया था कि जीत सिर्फ हथियारों और सैनिकों से नहीं मिलती, मजबूत खुफिया जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने कोड ब्रेकरों, भाषाविदों और नौसैनिक अधिकारियों की एक एलीट टीम बनाई और उन्हें पुराने नेवी बिल्डिंग के रूम 40 में तैनात कर दिया। इस टीम का नेतृत्व सर यूएन करते थे, जिन्हें क्रिप्टोग्राफी में असाधारण कमांडर माना जाता था और जो जटिल गणितीय व भाषाई कोडों में माहिर थे। पहले ही ब्रिटिशों को एक किस्मत का साथ मिला था। जर्मन हल्के क्रूजर मैग्डेबुर्ग से उन्हें एक महत्वपूर्ण कोड बुक हाथ लग गई थी। इस किताब ने जर्मन नौसेना के कोड खोलने का पहला दरवाजा खोल दिया और रूम 40 की 15,000 जर्मन गुप्त तार संदेशों को डिकोड करने वाली उपलब्धियों में सबसे प्रसिद्ध था।
1917 का जिम्मरमैन टेलीग्राम। इस संदेश ने जर्मनी की उस योजना को उजागर किया जिसमें वह मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में खींचना चाहता था, और अंततः इससे अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हो गया। कहा जा सकता है कि रूम 40 की यह उपलब्धि विश्व युद्ध की दिशा पर सीधे असर डाल गई। लेकिन युद्ध के बाद रूम 40 को जल्दबाजी में भंग कर दिया गया। उनके काम से जुड़े कई रिकॉर्ड या तो नष्ट कर दिए गए या डेथ बटालियन प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी इतिहास में हुआ। मुलान और सेंट जोन ऑफ आर्क जैसी महिला योद्धाओं की कमी नहीं थी, लेकिन लैंगिक भेदभाव और तकनीकी सीमाओं के कारण महिलाओं की वास्तविक युद्ध भागीदारी बहुत कम होती थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध आया और औद्योगिक क्रांति के विकास ने महिलाओं के लिए युद्ध में शामिल होने के अवसर बढ़ा दिए। खास तौर पर उल्लेखनीय है रूस की महिला डेथ बटालियन। ये विशेष दस्ता मुख्यतः साइबेरिया की कठोर दमदार किसान महिलाओं से बना था। इन महिलाओं में से बहुत सी के पति युद्ध में मारे गए थे और उनके भीतर बदले की तीखी भावना थी। उदाहरण के लिए याश्का नाम की एक साइबेरियाई किसान महिला, उसने अपने पति की मौत के बाद जार को तार भेजकर सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी और युद्ध भूमि पर ऐसे साहस का प्रदर्शन किया जिसे पुरुषों से भी बढ़कर बताया गया। इन महिला सैनिकों की ट्रेनिंग पुरुष सैनिकों जैसी ही थी और उनकी जीवन शैली भी काफी कठोर बताई जाती है। वे अक्सर सिगरेट पीती और शराब भी पीती थीं। कई लड़ाइयों में उन्होंने बहादुरी दिखाई और कई बार जार से पुरस्कार प्रशंसा भी पाई। लेकिन 1917 के 25 जुलाई को स्मोरगॉन की लड़ाई में उनका सामना जर्मन सेना से हुआ और उनका आधे से ज्यादा नुकसान हो गया। इसके बाद ये दस्ता फिर कभी पहले जैसी ताकत में वापस नहीं आ सका। अक्टूबर क्रांति के बाद ज्यादातर महिला सैनिकों को घर भेज दिया गया और कुछ ने श्वेत सेना में शामिल होना चुना। दूसरे विश्व युद्ध के समय कुछ बुजुर्ग पूर्व सैनिक फिर से लड़ना चाहती थीं, लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी थी। वे मैदान में लौट नहीं सकीं। 1918 में जब यूरोप के मोर्चों पर युद्ध का धुआं फैला हुआ था, तब अमेरिकी सरकार ने देश के भीतर एक और ज्यादा छिपा हुआ युद्ध शुरू किया। यौन रोगों के खिलाफ व्यापक सफाया। जैसे जैसे हजारों सैनिक सिफिलिस और गोनोरिया के कारण लड़ने की क्षमता खो रहे थे, सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन ये कदम अंततः अनगिनत महिलाओं के खिलाफ एक ठंडी, निर्दयी प्रताड़ना में बदल गए। ये सब चेम्बरलैन कान अधिनियम के पारित होने से जुड़ा था, जिसने सेना, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बेहद व्यापक अधिकार दे दिए। जिस भी महिला पर उचित संदेह किया जाता कि वह यौन कार्य में शामिल है, उसे जबरन जांच का सामना करना पड़ता। जिन महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आती, उन्हें रोगवाहक समझा जाता और फिर उन्हें जेल, हॉस्पिटल या यहां तक कि छोड़ी हुई सेवा स्थलों जैसी जगहों में तथाकथित आइसोलेशन ट्रीटमेंट के लिए घसीट कर ले जाया जाता। और चौंकाने वाली बात ये कि रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी बहुत सी महिलाएं कैद से नहीं बच पाती थीं, सिर्फ इसलिए कि उनके व्यवहार को अनैतिक माना गया। इन कैंपों में निराशा का माहौल था। महिलाओं को बिना मुकदमे के आजादी से वंचित किया गया और उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। खासकर अश्वेत महिलाओं के साथ उन्हें न सिर्फ श्वेत महिलाओं से अलग रखा गया, बल्कि बदतर परिस्थितियों में बंद किया गया और अक्सर नस्लवाद से जुड़ी प्रताड़नाओं का सामना भी करना पड़ा। इससे भी डरावनी बात ये बताई जाती है
कि इन कैंपों में उन्हें सिफिलिस के इलाज से जुड़े शोध में जबरन शामिल किया गया। कई महिलाओं से पारा या आर्सेनिक वाले दवाइयों का उपयोग करवाया गया, और अगर वे पर्याप्त सहयोग न करें या शालीन सम्मान न दिखाएं, तो उन्हें और कठोर सजाएं भी झेलनी पड़ सकती थीं, जैसे ठंडे पानी से नहलाना, एकांत कैद और यहां तक कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता खो देने जैसी स्थिति। 1919 तक 30 राज्यों में ऐसे केंद्र स्थापित हो चुके थे जहां यौन रोग वाली महिलाओं को हिरासत में रखकर उपचार किया जाता था। 110 रेड लाइट इलाके बंद किए गए और 30,000 से अधिक महिलाओं को बंद कर जांच के दायरे में लाया गया। इन महिलाओं में से बहुत सी समाज के सबसे निचले तबकों से थीं, अक्सर गैर श्वेत या अन्य हाशिए पर रखे गए समूहों से। वे एक तरफ आजादी खो रही थीं, दूसरी तरफ समाज ने उन पर अनैतिक होने का ठप्पा भी लगा दिया और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। फिर भी इन कैंपों ने उनकी प्रतिरोध इच्छा को पूरी तरह खत्म नहीं किया। वहां दंगे / शांति बार बार हुई। उन्होंने चुराए हुए औजारों से बाड़ें काटीं या गार्डों को बांधकर भागने की कोशिश की। ये विरोध भले ही उनकी किस्मत को जड़ से न बदल पाए, लेकिन अन्याय। ठीक है, आज की वीडियो का पूरा कंटेंट बस यही था। आज बताए गए प्रथम विश्व युद्ध के 10 हैरान करने वाले खुलासों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा याद रह गया? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।